जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग BSPHCL का सेट प्रैक्टिस करेंगे जो करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट्स में पूछे गए क्वेश्चन पर आधारित है। इसमें पहले हम लोग देखेंगे इसका जो सिलेबस है दोस्तों, वो है समान ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज और प्लस करंट अफेयर 20 क्वेश्चन का रहेगा। जो आपके पास मैथ रहेंगे दोस्तों, वो भी 20 क्वेश्चन के रहेंगे। रीजनिंग रहेंगे, वो 20 क्वेश्चन के रहेंगे। और कंप्यूटर से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 क्वेश्चन इंग्लिश, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। तो चलिए हम लोग इसका जो फर्स्ट सेट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के बारे में अच्छा से डीपली से हम लोग चर्चा कर लिए थे। कटअप के बारे में और भी कई प्रकार के क्राइटेरिया के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, कितना फॉर्म भरा गया और कितना कटअप जाने की संभावना है। सारी बातों का हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट प्रैक्टिस को। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मॉडल सेट 1 प्रैक्टिस सेट है समान ज्ञान। पहले समान ज्ञान से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो क्या है, जल में क्या है, घुलनशील है। तो जो जल में घुलनशील होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बी एंड सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है। और ए डी ई के ये जो विटामिन है दोस्तों, ये बसा में घुलनशील है। किसमें? बसा में घुलनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो पहला कथन जो है सही है। विद्युत धारा का जो एसआई एम्पियर होता है, विद्युत धारा का आपको पता है, विद्युत धारा का एसआई एम्पियर क्या होता है, एम्पियर। एसआई विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। आपसे पूछेंगे कि समय का एसआई यूनिट क्या होता है, टाइम का, तो आप बोलेंगे सेकेंड। बोलेंगे दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो दूरी का बोलेंगे सर कि एसआई यूनिट मीटर होता है। आपसे पूछेंगे दूरी का, आपसे पूछेंगे कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बनावली, जो बनावली एक जगह का नाम है दोस्तों, बनावली किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो बनावली जो है वो कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है बनावली, बनावली जो है दोस्तों वो हरियाणा में स्थित है। और किस जिला में स्थित है, तो फतेहाबाद जिला में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है, फतेहाबाद जिला में। कहाँ स्थित है, फतेहाबाद जिला में। देखिए बनावली पूछने का मतलब है कि पुरातात्विक स्थानों से पूछ सकता है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ऐसे ऐसे स्थानों का भी पूछ सकता है। तो बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, चार प्रमुख क्या है, हड़प्पा स्थल है। कौन कौन, बनावली, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा आदि क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर प्रिपेयर हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग श्वसन तंत्र नहीं है। देखिए श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं होने का कारण मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग नहीं लेता हो, श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता हो, वो क्या रहेगा, श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं रहेगा। तो आप देखिए बृहदंत्र, बृहदंत्र जो है दोस्तों इसको बड़ी आंत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बड़ी आंत को बृहदंत्र बोलते हैं। तो बड़ी आंत, अब सुनने में ही आपको लग रहा हो कि जो बड़ी आंत है सर वो पाचन क्रिया में काम आता है। किसमें, पाचन क्रिया में कार्य करता है, यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा होगा। फिर स्वर यंत्र लैरिंग्स, लैरिंग्स आपको पता है कि है श्वसन तंत्र में है। श्वास नलिकाएं, ब्रोंकाई, ये भी श्वसन तंत्र का हिस्सा है। श्वास नदी, नदी लिखा हुआ है, ट्रैकिया का नाम है, क्या, ट्रैकिया। ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ये सब क्या है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। तो कौन हिस्सा नहीं है, तो बृहदंत्र जो है हिस्सा नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि ठोस के बारे में गलत कथन का चयन करना है। देखिए कथन पहले पढ़ेंगे। कथन कह रहा है कि किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है। सही बात है, ठोस का आकार और आकृति कैसा होगा, निश्चित ही होगा। वे स्वतः परिवर्तन नहीं होते हैं, स्वतः परिवर्तन नहीं होते हैं। इसका भी मतलब सही है कि जो ठोस होगा वो स्वतः खुद से परिवर्तन नहीं होता है। फिर कह रहा है किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम होती है। नहीं, क्या होता है, जब गर्म करेंगे तो उसकी तापीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे वह द्रव में परिवर्तित होता है। द्रव में तो सही बात है परिवर्तित हो जाता है, लेकिन तापीय ऊर्जा बढ़ने के बाद। तो ये कथन क्या है, गलत है। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि चोल शिलालेख में
रूप में वर्णन किया है, मतलब चोल शिलालेख है उसमें जो जैन संस्थाओं को जो दिया जाता था भूमि दान के रूप में, उस किस रूप में लिखा गया है? तो पलिच्छांदित के रूप में संकेतित किया गया है, वर्णन किया गया है। जहां पे पलिच्छांदित लिखा है, पलिच्छांदम, वो क्या है कि जैन संस्थाओं को दान में दिया गया भूमि है। अब कहेंगे ब्रह्मदेव क्या है? तो ब्रह्मदेव जो ब्राह्मण को दिया जाता था दोस्तों भूमि, वो ब्रह्मदेव है। अब देवदान, देवदान जो मंदिरों को दिया जाता था भूमि दान में, वो क्या है? देवदान है। देवता मंदिर को दिया जाता था, वो क्या है? देवदान है। अब बेलगाई, बेलगाई क्या है दोस्तों? अब बेलगाई के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बेलगाई जो है, बेलगाई गैर ब्राह्मण यानी कि किसान को दिया जाता था। किसको? किसान को दे दिया तो क्या हो गया? वो बेलगाई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका ऑप्शन 1 सही था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। जो सिक्किम राज्य है दोस्तों, उसमें का नेपाली समुदाय भी रहते हैं, तो नेपाली समुदाय रहते हैं, उनका सामूहिक एक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? वो नृत्य का नाम है मारूनी। क्या है? मारूनी नृत्य जो है दोस्तों, उनका एक सामूहिक नृत्य है। कौन सा नृत्य? मारूनी। मारूनी नृत्य है उनका सामूहिक एक नृत्य है। किसमें? सिक्किम में। अब सिर्फ सिक्किम में ही नहीं रहते हैं नेपाली। नेपाली कहाँ कहाँ रहते हैं? नेपाली ज्यादातर रहते हैं सिक्किम, दार्जिलिंग, कहाँ? दार्जिलिंग, 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 और कहाँ रहते हैं? असम, असम, भूटान, भूटान, म्यांमार, म्यांमार आदि स्थानों पे जो रहते हैं उनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? मरूनी है। इसका ऑप्शन 3 सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। एक पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक द्वारा लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा। अब देखिए दयानंद सरस्वती के बारे में देखिए, जो दयानंद सरस्वती थे दोस्तों, उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? प्रभावशाली धार्मिक नेता भी कहते थे उनको। क्या कहते थे? दयानंद सरस्वती जो है वो क्या है? प्रभावशाली, प्रभावशाली धार्मिक नेता है। क्या है? धार्मिक नेता, प्रभावशाली धार्मिक नेता है, धार्मिक नेता है, समाज सुधारक भी है। क्या है? दयानंद सरस्वती समाज सुधारक, सुधारक, सुधारक भी है। इनके द्वारा जो मूल रूप से की पुस्तक जो लिखा गया था, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, ये 1875 में लिखा गया था दोस्तों। कब लिखा गया था? 1875 में लिखा गया था ये पुस्तक। कौन? सत्यार्थ प्रकाश। इनके सम्मान में दोस्तों, इनके सम्मान में क्या किया गया कि 1886 में एक स्कूल का स्थापना किया गया। कौन सा स्कूल? इनके सम्मान की दृष्टि से डीएवी स्कूल का स्थापना किया गया। किसका? डीएवी का। डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद, दयानंद एंग्लो, एंग्लो वैदिक स्कूल का स्थापना किया गया। पहले कहाँ इसका खोला गया? तो लाहौर में खोला गया। लाहौर में डीएवी पहले कहाँ खोला गया? लाहौर में। इसका प्रथम प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल जो थे, इसका प्रिंसिपल प्रथम प्रिंसिपल थे महात्मा हंसराज थे। कौन से? महात्मा, महात्मा हंसराज, महात्मा हंसराज थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रुद्र दमन वंश से संबंधित था। कौन सी वंश से संबंधित था रुद्र दमन? रुद्र दमन जो है शाक्य वंश से संबंधित था। किससे? शाक्य वंश से रुद्र दमन संबंधित था। कौन सा वंश से? तो शाक्य वंश से। रुद्र दमन जो था वो कौन सा वंश से संबंधित था? तो शाक्य वंश से संबंधित था रुद्र दमन, रुद्र दमन। अब रुद्र दमन एक दो काम अच्छा काम किया था। क्या किया था रुद्र दमन? रुद्र दमन जो है दोस्तों, तो क्या किया था कि सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। रुद्र दमन क्या करवाया था? कि सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का क्या रहा था? मरम्मत करवाया था, मरम्मत करवाया था। कौन? रुद्र दमन। रुद्र दमन क्या कराया था? सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, इसलिए प्रचलित था रुद्र दमन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को बीना नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो आपको पता होगा कौन सी? सरस्वती। सरस्वती माता को माना जाता है बीना नामक वाद्य यंत्र के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? देखिए गैर संचारी रोग कहने का मतलब दोस्तों, गैर संचारी और संचारी। संचारी कहने का मतलब जो छुआछूत से फैले, छुआछूत से फैले, और गैर संचारी कहने का मतलब दोस्तों छुआछूत से न फैले। देखिए गैर संचारी रोग है, कौन सा रोग है दोस्तों? मिर्गी। मिर्गी जो है एक मानसिक रोग है, जो क्या होता है? मानसिक संतुलन बिगड़ने से एक रोग आता है मिर्गी। लेकिन बाकी हैजा, तपेदिक, चेचक, ये सब क्या है? ये सब है संचारिक रोग है जो छुआछूत से
अटैच में आने से क्या होता है, फैलता है। तो कौन सा गैर संचारी रोग है, तो गैर संचारी रोग है एक मिर्गी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। देखिए आपको तो पहले पता होना चाहिए कि तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था। तो तेलंगाना का स्थापना हुआ था दोस्तों 2 जून 2014 को। कब हुआ था तेलंगाना का स्थापना, 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था तेलंगाना का। अब जब 2014 में हुआ था, कौन सा अधिनियम होगा, तो अधिनियम भी होगा 2014 में। अधिनियम भी कौन सा होगा, 2014 में। आपको कमेंट करके बताना है कि तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है तेलंगाना का, और तेलंगाना किस राज्य से यानी कि आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है वो आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के स्थित है। कहां से स्थित है, मतलब कि उड़ीसा के बारे में पूछ रहा है। तो बंगाल की आपको पता होगा, जब भारत का नक्शा देखोगे तो जब बंगाल की खाड़ी है दोस्तों भारतीय मुख्य भूमि के कहां स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहां स्थित है आपको पता होगा, जब नक्शा देखेंगे तो किस स्थिति में स्थित है, दक्षिण पूर्व में, यानी कि इसका ऑप्शन 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य जो है वो तमिल कवि एंग्लो अदिगल द्वारा लिखा गया है। एंग्लो अदिगल द्वारा, जो तमिल कवि है दोस्तों एंग्लो अदिगल द्वारा लिखा गया है, कौन सा महाकाव्य है, तो है शिल्पी पादिकरम महाकाव्य है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है तमिल कवि एंग्लो अदिगल द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तमिल कवि एंग्लो अदिगल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। देखिए पूर्वी घाट कहने का मतलब दोस्तों जो ईस्टर्न एरिया में पूर्वी घाट में स्थित है, कौन सा पर्वत शिखर है जो पूर्वी घाट में स्थित है, तो पूर्वी घाट में स्थित है महेंद्रगिरी। अब महेंद्रगिरी के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है दोस्तों वो जो कहां स्थित है, महेंद्रगिरी स्थित है उड़ीसा में। कहां स्थित है, उड़ीसा में। महेंद्रगिरी कहां स्थित है, उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी। कौन सा जिले में, तो गजपति जिले में। गजपति जिले में स्थित है महेंद्रगिरी, उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है महेंद्रगिरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइट वर्ग जगत है। देखिए टेरिडोफाइट जो है दोस्तों एक पौधा का जगत है, किसका, पौधे का। तो कौन सा होगा, प्लांटी होगा। प्लांटी जगत का भाग है। टेरिडोफाइट क्या है, तो टेरिडोफाइट जो है दोस्तों एक प्लांटी है, यानी कि टेरिडोफाइट धरातलीय पौधे है जिसमें एक संवहनी संवाहक प्रणाली होती है, जिसमें बीज के बजाय बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। जो इसमें दोस्तों बीज के बजाय बीजाणुओं द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट बोलते हैं। इसमें बीज के बजाय किसे, बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कहाँ थी। देखिए मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांत थे। जो पूर्वी प्रांत की राजधानी थी, वो पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी, पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी वो राजधानी थी तोसिली में। कहाँ थी, तोसिली में पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी, तोसिली में। अब देखिए पश्चिमी प्रांत आपसे पूछेगा कि पश्चिमी प्रांत की राजधानी कहाँ थी, पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी, तोसिली में। पश्चिमी प्रांत की राजधानी कहाँ थी, तो पश्चिम जो था, पश्चिम दोस्तों उसकी राजधानी थी उज्जैन। कहाँ थी उसका राजधानी उज्जैन था, पश्चिमी का उज्जैन। अब आपसे पूछेगा कि जो पश्चिमी का उज्जैन है तो आप बताइए कि दक्षिणी का और उत्तर का कहां था। तो दक्षिणी का तो स्वर्णगिरी था, दक्षिणी का स्वर्णगिरी, दक्षिणी का स्वर्णगिरी। उत्तरी प्रांत थी दोस्तों, उत्तरी प्रांत का था तक्षशिला। कहां, तक्षशिला। उत्तरी प्रांत का राजधानी कहां था, तक्षशिला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। आपको पता है कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सी आर दास कहने का मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, ये तो गठन के बारे में आपको पता होगा। तो इनके सचिव कौन बने थे जब गठन हुआ था स्वराज पार्टी, तो इसके सचिव कौन बने थे, इसके सचिव जो बने थे दोस्तों वो बने थे मोतीलाल नेहरू। कौन बने थे सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। जो स्वराज पार्टी था दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन किस में कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1923 को किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1923 को किया गया था। क्यों किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन असहयोग जो आंदोलन थी उसके वापसी के लिए किया गया था। स्वराज पार्टी का किसका, जो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था,
जो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन कह रहा है जो स्वराज पार्टी था दोस्तों, जो स्वराज पार्टी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्वराज पार्टी था वो क्या हुआ था कि 1930 में कांग्रेस में विलय हो गया था। किसमें? कांग्रेस में विलय हो गया था। कांग्रेस पार्टी में क्या हो गया था? विलय हो गया था। कौन? स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी में क्या हो गया था? विलय हो गया था। कब? 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन शहर जो है उसको पहले हम लोग अवंतिका के नाम से जानते थे। कौन से, किसके नाम से जानते थे? तो अवंतिका के नाम से जानते थे, यानी कि ऑप्शन इसका 2 सही है। जो उज्जैन शहर है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन? उज्जैन शहर। इसमें जो उज्जैन शहर कहाँ स्थित है? शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। जो उज्जैन शहर जो दोस्तों भारतीय राजनीतिक केंद्र उभरा बना, यानी कि जो भारतीय राजनीतिक केंद्र है, भारतीय राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा था। कौन? उज्जैन शहर। इसका प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका है। प्राचीन नाम कौन क्या है? अवंतिका है। अब चलिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, आरंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय कहाँ स्थापित था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित किया गया। देखिए जब स्टार्टिंग में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, तो इसके जो कार्यालय जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय वो स्थापित किया गया कोलकाता में। कहाँ किया गया? कोलकाता में। पहले तो इसको कलकत्ता बोलते थे, कहाँ किया गया? कलकत्ता में किया गया। कलकत्ता में जब किया गया, पहले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को किया गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इसकी मुख्यालय कहाँ थी स्टार्टिंग में? तो इसके स्टार्टिंग में मुख्यालय थी कलकत्ता। लेकिन 1937 में दोस्तों, 1937 में क्या किया गया कि अस्थायी रूप से कलकत्ता से कहाँ लाया गया? मुंबई में इसकी राजधानी किया गया। कहाँ? मुंबई में। तो अभी इसका राजधानी कहाँ है? मुंबई में है। लेकिन पहले जब स्टार्ट में कहाँ किया गया था? 1935 में कलकत्ता में किया गया। लेकिन जब मुंबई में हुआ दोस्तों 1937 में, तो आजादी के बाद पहले क्या था? पहले यह निजी था। क्या था? निजी था भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन राष्ट्रीयकरण इसको किया गया, यानी कि सरकारी, इसको पूर्ण रूप से सरकारी बनाया गया। कब पूर्ण रूप से इसको सरकारी बनाया गया? 1949 में। कब बनाया गया? 1949 में इसे पूर्ण रूप से सरकारी बनाया गया। कब बनाया गया? 1949 में। राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक पूरी तरह से क्या हो गया? भारत सरकार के अधीन हो गया। कब? 1949 में। चलिए ये जो 20 क्वेश्चन था दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन समान ज्ञान से था। अब जो अगला आया है संख्यात्मक अभिरुचि, यानी कि मैथ से क्वेश्चन है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो घबराना नहीं है, आराम से बारी बारी से देखना है। तो पहले चलिए हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं। मैथ में क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 है, तो ब्याज दर क्या होगा? आपसे दोस्तों परसेंटेज रेट खोज रहा है। क्या खोज रहा है? रेट खोज रहा है, दर खोज रहा है। पहले तो आपको बता दिया कि जो 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दोनों बता दिया है। तो पहले हम लोग चौथे वर्ष का, फोर्थ ईयर का CI पूछेंगे, देखेंगे। फोर्थ ईयर का CI कितना है? 6000। कितना है? 6000। फिर कह रहा है कि पांचवें वर्ष का CI कितना है? पांचवें वर्ष का CI कितना है? तो पांचवें वर्ष का CI जो है दोस्तों वो है आपके पास 6750। ये पांचवें वर्ष का हो गया। अब आप देखेंगे जो एक वर्ष का जो CI होता है दोस्तों, एक वर्ष का CI SI, एक वर्ष का SI के बराबर होता है। इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक वर्ष का CI, एक वर्ष का CI जो है वो आपको निकल के आ जाएगा 750 रुपया। देखिए आपको पता होगा कि जो चौथा वर्ष के जो 750 रुपया बढ़ा है वो किसको मूलधन मान के बढ़ा है? तो पांचवा वर्ष वाला जो ब्याज बढ़ा है किसके मूलधन मान के? चौथे वर्ष का मूलधन मान के। तो देखिए चौथा वर्ष क्या हो गया? P हो गया। SI में क्या हो गया? P हो गया। P कितना हो गया? 6000। आपको ब्याज निकल चुका है, SI निकल चुका है कितना? 750। टाइम भी आपको पता चल गया कितना वर्ष का? एक वर्ष का। तो आपको रेट निकालना है कि रेट कितना होगा, R निकालना है। तो SI बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा कि P गुने R गुने T बटा 100।
P गुने R गुने T बटा 100, P गुने R गुने T बटा 100 क्या हो गया, P रेट हो गया। अब देखिए आपको P पता है, P भी पता है आपको, R भी पता है आपको। P कितना है, P आपको 6000 है, 6000 है। R तो नहीं पता है, T आपको पता है एक वर्ष बटा में 100 इक्वल टू कितना 750। ईद जीरो से ईद जीरो, यानी कि ऊपर में हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा 750 गुने 100 बटा 1 गुने 6000। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 75 को 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.5% जो है इसका रेट रहेगा। कितना रहेगा 12.5%। कौन में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 12.5%। 12.5% क्या होगा इसका रेट होगा। तो आराम आराम से बनाना है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का भी यूज करना है क्योंकि जल्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है सिंप्लीफिकेशन से 10 माइनस बड़ी कोस्ट 6 माइनस 4, आप सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए इसको करते हैं पहले बोर्ड मास में दोस्तों, बोर्ड मास के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। कितना है, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा 1 माइनस 2, यानी कि ये 2 ही होगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ई टर्म हो गया 0, ई टर्म क्या हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ 4 में से माइनस 0 जाएगा तो 4 0 ही 4 ही रहेगा। फिर यहाँ आइए तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, यानी कि 10 में से 2, लास्ट में क्या होगा 10 में से 2, यानी कि 8 बचेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 3 सही है, 3 सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है 4200 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज 3 वर्षों में कितना हो जाता है 5082 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि 4200 रुपया है, पी आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितना 4200 रुपया। फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से, यानी कि एसआई भी दे रखा है दोस्तों, एसआई कितना दे रखा है अभी एसआई आपको पता नहीं है। फिर मिश्रधन दे रखा है, टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। मिश्रधन आपको दे रखा है दोस्तों 5082 रुपया। आप एसआई निकालिए, एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन में से मिश्रधन घटा देंगे। मिश्रधन कितना है 850, 5082 रुपया, और मूलधन कितना था 4200, इसको निकालिए, एसआई निकालिए, कितना आ जाएगा घटने के बाद आ जाएगा 882 रुपया। 882 रुपये क्या हो गया, इसी एसआई हो गया। अब देखिए, अब एसआई बराबर आपको पता है कितना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। आपको 882 रुपया पता हो गया। एसआई मूलधन कितना है 4200 है, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, आर हमको पता नहीं है, बटा में 100 करेंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा 882 गुने 100 बटा 4200 गुने 3, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो कट गया। तो इसको काटने के बाद क्या होगा, इसको काटने के बाद आ जाएगा दोस्तों लास्ट में 7%। 7% जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए डेटा, एक डेटा दे रखा है दोस्तों, उसमें कह रहा है पंक्तियों की संख्या को, व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि को बचत किया है। देखिए ऐसा व्यक्ति है जो क्या, कोई व्यक्ति है 5 रुपया बचा रहा है, कोई व्यक्ति है 15 रुपये बचा रहा है, कोई व्यक्ति है 25 रुपये बचा रहा है, कोई व्यक्ति है 30 रुपये बचा रहा है। सारे व्यक्ति जो है कितने कितने व्यक्ति बचा रहे हैं, कितने कौन बचा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा किया है, उसके बारे में चर्चा किया है। तो चलिए इसका माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, माध्य कहने का मतलब माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे योग करेंगे। 5 रुपया जो है इसे कितने व्यक्ति बचा रहे हैं, तो 5 रुपया एक व्यक्ति बचा रहे हैं। 3 रुपया कितने व्यक्ति बचा रहे हैं, 15 रुपया कितने व्यक्ति बचा रहा है, तो 3 व्यक्ति बचा रहा है। फिर 20 रुपया कितने व्यक्ति बचा रहा है, तो 20 रुपया 4 व्यक्ति बचा रहा है। फिर 25 रुपया कितने व्यक्ति बचा रहा है, तो 2 रुपये बचा रहा है 25 रुपया। फिर कह रहा है आगे कि 30 रुपया भी बचा रहा है, 30 रुपया बचा रहा है, तो 30 रुपया कितने व्यक्ति बचा रहा है, तो 30 रुपया बचा रहा है आगे आपको एक व्यक्ति। फिर कह रहा है 35 रुपये बचा रहा है, तो 35 रुपया कितने व्यक्ति बचा रहा है, एक व्यक्ति। फिर
₹40 बचा रहा है 2 व्यक्ति। सारे को जितना भी है इसका योग करेंगे दोस्तों, तो योग करने के बाद आ जाएगा आपके पास, योग करने के बाद आ जाएगा आपके पास ₹325, ₹325, ₹325 का बचत हो रहा है कुल मिला के। कितने व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं? 1 4 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 1 11, 11 1 12, 12 और 2 14, यानी कि कुल मिलाकर 14 व्यक्ति हैं। औसत या माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें भागा दे देंगे, तो 325/14 जब काट कूट के आएगा दोस्तों इसको 23.21, 23.21 रुपया जो है ये क्या हो गया? ये माध्य हो गया। ये कौन सा सही है? ऑप्शन 3 सही है इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में करता है। देखिए पहले इसको आराम आराम से लिखेंगे, ए और प्लस सी जो है दोनों मिलकर करेंगे तो किसी काम को 120 दिन में करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि सी तथा ई, सी और ई, सी प्लस ई दोनों मिलकर के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? सी प्लस ई, तो सी प्लस ई मिलकर करेगा तो किसी काम को 80 दिन में करेगा। ठीक है, फिर कह रहा है ए तथा ई मिलकर के, ए तथा ई, ए और प्लस ई मिलकर किसी काम को करेगा तो 160 दिन में करेगा। तो आप बताइए कि ए सी ई मिलकर के समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि ए प्लस सी प्लस ई तीनों मिलकर के करेंगे तो समान काम को कितने दिन में करेंगे? पहले तो हम लोग काम का गणना करते हैं कि काम है कितना काम। तो काम की गणना करने के लिए जो दिया गया दिन है उससे एलसीएम लेंगे। इसका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लिए तो कितना आ गया दोस्तों? इसका आ गया एलसीएम आपको पता है 480। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ए प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए प्लस सी। तो इसका एक दिन का काम निकालने के लिए इससे भाग देंगे, तो 480 में 120 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। यानी कि ए प्लस सी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। इस तब क्या करेगा? 4 काम एक दिन में करेगा तो 480 काम कितने दिन में कर देगा? 120 दिन में कर देगा। सी प्लस ई एक दिन में कितने काम करेगा? तो इससे भाग देंगे तो 8 6 48, यानी कि 6 काम करेगा। कितने दिन? 6 काम करेगा। सी प्लस ई एक दिन में 6 काम करेगा तो 480 काम करने में कितना दिन लगेगा? 80 दिन लगेगा इसको। फिर कह रहा है कि ए प्लस ई, ए प्लस ई, ए प्लस ई जो है से 160 दिन में करता है तो एक काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? एक काम करने में इसको एक दिन में कितने काम करेगा? तो इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 3 48, यानी कि 3 काम जो है ई एक दिन में करेगा। ठीक है, अब तीनों को हम लोग काम की गणना कर लिए। अब देखेंगे कि जब तीनों मिल करके करेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे। देखिए तीनों को जोड़िए, यहाँ तीनों क्या किए? जोड़िए, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2c प्लस 2e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13, यानी कि एक हनी ये जो है दोनों को जोड़ने पर 2 2 को हो गया। इसको 2 क्या कीजिए? कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 13 काम। अब a प्लस ई इंडिविजुअल के निकालने के लिए a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 13/2। ये जो है से a प्लस सी प्लस ई तीनों मिलकर के एक दिन में करेंगे तो कितना काम करेगा? 13/2 काम करेगा। कितना काम करेगा? 13/2 काम करेगा। 13/2 काम करेगा एक दिन में। जब एक दिन में 13/2 काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 13/2 काम करेगा। आप पूरा काम करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा? तो कितना काम है? काम कितना है दोस्तों? काम है 480 काम। काम कितना है? 480 काम है। 480 काम है। एक दिन में इतना काम कर रहा है तो इससे भाग दे देंगे। कितना दे देंगे? 480 में भाग दे देंगे। 480 काम है अपने पास। कितना काम है? 480 काम। इसमें भागा दे देंगे 13/2 से, तो नहीं निकल जाएगा कितना दिन में करेगा। तो 480 में 480 गुने 2/13 कितना हो जाएगा? 160 8 है, यानी कि 960/13 दिन लगेगा इसको काम करने में। कितना दिन? 960/13 दिन। चलिए इसका ऑप्शन 4 सही था। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, कह रहा है मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी, किसी स्थान बी तक पहुंचने में 12 घंटे में पहुंचता है। कितना में टोटल टाइम इसको लगता है दोस्तों? 12 घंटा। कितना लगता है टोटल टाइम? टोटल टाइम इसको लग जाता है 12 घंटा। टोटल टाइम इसको लग जाता है 12 घंटा। इसी स्थान से निकलता है ए से, मान के चलिए कि ए स्थान है इसका, यहां से निकला। ठीक है, यहां तक पहुंचा ए से बी स्थान तक।
टोटल इसको जो टाइम लगा, टाइम वो लगा 12 घंटा। क्या लगा? 12 घंटा। फिर कह रहा है कि वह कुल दूरी का 1/5, जो मान के चलिए कि दूरी कितना है x, तो x का 1/5 भाग जो है वो कितना 6 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है, और बाकी जो बच गया 1/5, इसका 1/5 हम ले लिए, तो x में से 1/5 घटाइए तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? तो बचेगा वो बचेगा 4x, 4x/5 बचेगा। अब जो 4x/5 बचा, 4x/5 बचा, वो जो चला वो चला 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है। हमको पहले टोटल टाइम मिल गया है कितना? 12 घंटा। अब देखिए चाल भी मिल गया है हमको, चाल भी मिल गया है और दूरी भी मिल गया है। ठीक, तो टाइम बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? टाइम बराबर फॉर्मूला होता है टाइम बराबर दूरी बटा टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना मिला है आपको? दूरी मिला है x/5 और 4x/8, जो हमको दूरी मिल गया है। ठीक है, अब इतना चाल मिला है। अब देखिए x/5 चाल कितने कितने के स्पीड से किया? तो 6 के स्पीड से किया। कितने का स्पीड से किया? तो 6 का स्पीड से किया। फिर कितना कह रहा है कि 4x 4x/5 जो है वो कितने का स्पीड से गया? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से गया। ठीक है, टोटल जाने में कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटा। 12 घंटा टाइम लग रहा है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको गुना करेंगे, यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? x/30। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x/8 बचे 40। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको कितना घंटा लग रहा है? टाइम कितना है? 12, यानी कि x का मान निकालना है। तो x का मान जो है दोस्तों सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा? इसका x का मान आ जाएगा, एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा? इसको काटिए यहां से 10 बार में, कितना हो जाएगा? x/30 प्लस x/10 इक्वल टू 12। इसका एलसीएम 30 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3x/30 इक्वल टू 12। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4x बराबर बरतियाई 36, यानी कि 360, 9 चौके 36, यानी कि x बराबर हो जाएगा 90 किलोमीटर। इस दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? 90 किलोमीटर। कहां पे दिया है? ऑप्शन में। ऑप्शन में दिया है 2 नंबर ऑप्शन में दिया है आपको 90 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंप्लीफिकेशन का है, आप खुद से कर लीजिएगा सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास पे है, बोर्ड मास पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपको, यदि ए बी से 20% कम है, ए जो है दोस्तों ए जो है ए क्या है? ए बी से 20% कम है। 20% क्या है? कम है। कहने का मतलब कि बी अगर 100 रहेगा, 100, तो ए कितना रहेगा? 80 रहेगा। ठीक है, तो 2b माइनस ए बटा ए का मान निकालिए, 2b माइनस ए बटा ए का मान निकालिए। चलिए इसको अगर जो अनुपात कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको कितना से भागा दिए? 20 से भागा दिए, तो 20 बचे 100, 20 चौके 80, यानी कि बी अगर जो 5 रहेगा, ए कितना रहेगा? 4 रहेगा। बी अगर जो 5 रहेगा तो ए कितना रहेगा? 4 रहेगा। लेकिन छोड़िए उसको, अनुपात के देखिए, बी के जगह पर 5 मान रखिए और ए के जगह पर 4 का मान रखिए, तो 2b यानी कि 2 गुने 5 माइनस ए कितना? 4 बटा में 4, 5 दूना 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6/4। इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 2 सही है इसका, 3/2। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को, मान के चलिए कि आपके पास जो कार्य है उसका आधा 9 दिन में पूरा करता है, तो कितने व्यक्ति कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं? आपके पास एक कार्य है, मतलब कि एक आपके पास वर्क है, तो वर्क को काम कर रहा है 12 व्यक्ति। ठीक है, वो वर्क के आधा काम कर दिया कितने दिन में? आधा काम, उस वर्क का आधा काम किया कितने दिन में?
9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि उसको पूरा करने के लिए 6 दिन में कितने आदमी की जरूरत है, 6 दिन में कितने आदमी की जरूरत है। एक शॉर्टकट में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, मैन इंटू डेज बटा वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू डेज बटा वर्क। आप देखिए इसमें पुट करेंगे, कितना आदमी है? 12 आदमी। ठीक है, कितना काम कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में। लेकिन काम का कितना कर रहा है? तो काम का 1/2 भाग कर रहा है, हाफ कर रहा है। फिर कह रहा है कि कितने आदमी रहना चाहिए, कितना दिन काम करवाना है, मैन पता नहीं है। कितना दिन काम करवाना है? वो काम करवाना है 6 दिन। कितना काम करवाना है? तो एक काम करवाना है, यानी कि पूरा काम करवाना है। चलिए इसको ऊपर भेजिए, यहां से यहां मल्टीप्लाई हुआ था कितना हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था कितना होगा? हो जाएगा। इसको देखिए, इसको काटिए, 6 दूना 12 यानी कि 9 दूना 18 हो जाएगा। 9 दूना 18, 2 गुने 9 गुने 2 इक्वल टू एम, यानी कि 9 चौक 36। 36 मैन पावर जो रहेगा दोस्तों, 36 आदमी रहेगा, 36 आदमी, 36 आदमी। तो उस काम को कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में कर देगा। इसका ऑप्शन 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, एक त्रिभुज है आपके पास। क्या है? एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज में क्या है? त्रिभुज है, भुजाओं का अनुपात है कितना? 4:3:2। ठीक है, कितना का अनुपात में भुजा है? उसका परिमाप दे रखा है आपको, परिधि दे रखा है, कितना दे रखा है? वो दे रखा है 63। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी भुजा कौन होगा। तो पहले इसको देखिए, अनुपात को तोड़ेंगे तो ये होगा, मान के चलिए कोई भुजा 4x है, कोई भुजा 3x है, कोई भुजा 2x। तो आपको परिमाप बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, परिमाप बराबर कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी कि 4x प्लस 3x प्लस 2x, उसको क्या कहते हैं? परिमाप। उसके बराबर कितना होगा? 63 होगा। तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, यानी कि 9x बराबर 63। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? 9 से 63, यानी कि x का मान 63 आ गया। अब जैसे ही आपको x का मान आ गया तो आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो 4 गुना x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें x का मान 7 रखिए, तो 7 चौको 28। सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा? 28 होगा। सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछेगा सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा ये हो जाएगा 7 दूना 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर पूछेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, नीचे दी गई बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों जैसे y1 y2 y3 y4 y7 तक है के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात। व्यय, व्यय मतलब खर्चा, और राजस्व मतलब आमदनी, इसका अनुपात जो है दिया हुआ है, अनुपात जो है से दिया हुआ है। तो आप दर्शाइए कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष न्यूनतम है। लाभ कहने का मतलब दोस्तों, लाभ कहने का मतलब जो आपके प्रॉफिट हो वो किस वर्ष न्यूनतम है, यानी कि कम है। देखिए व्यय अगर जो ज्यादा रहेगा, खर्च ज्यादा रहेगा, खर्च अगर जो ज्यादा रहेगा तो उसको रेखा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। मान क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। तो किसका पॉइंट सबसे ज्यादा है? तो 0.96 का। तो यहाँ पे खर्च जब सबसे ज्यादा हुआ है तो लाभ क्या रहेगा? न्यूनतम रहेगा, यानी कि y7 इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर y7 है, यानी कि ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही है। y7, y7 क्या है? ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन के लिए। y7 सही है इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, कोई एक वस्तु है जो आप खरीदने गए हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक है। मान के चलिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 100 है, 100 रुपया है। तो कह रहा है कि 60% अधिक है, जो अंकित मूल्य है एमआरपी कितना है? 60% अधिक है, यानी कहने का मतलब 160 रुपया लिखा हुआ है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए, 20% का लाभ जो होता है, लाभ जो होता है दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ 20% पर बेचा गया, तो यानी कि 120 रुपया में बेच दिया गया। ठीक है, तो बेचा गया है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो छूट हम देंगे एमआरपी पर और लाभ काउंट करेंगे क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो छूट जो है दोस्तों वो कितना दिया गया है? छूट परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 120 रुपया में बेचे, लेकिन ना उसको एमआरपी कितना रखे थे? 160 रुपया, यानी कि 40 रुपया हम एमआरपी से कम किए। कितना किए? 40 रुपया एमआरपी से कम कर दिए। अब लाभ परसेंटेज द्वारा कितना हुआ दोस्तों? तो 40 कम किए तो 40 बटा किस पर कम किए? तो एमआरपी पर 160,
परसेंटेज के लिए गुना में 100, इसको यहां से काटिए, 1 0 चाचा को 16, यानी कि 25% हम उसको क्या किए, छूट दिए कि 25% हम छूट दे रहे हैं। तो 25% छूट देने के बावजूद क्या होगा, 20% का हमको लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है थोड़ा सा मैथ वाला फॉर्मूला का यूज है शंकु का, तो आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। देखिए आप पहले शंकु के बारे में समझिए, शंकु है, एक क्या है, शंकु है, ठीक है। कैसा शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है। इसका आपको आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है आयतन, आयतन दे रखा है दोस्तों 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। यदि शंकु की लंबाई जो एल है दोस्तों, एल इसका जो शंकु की लंबाई है एल, एल वो कितना दे रखा है आपको, एल दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, यहां से यहां तक की त्रिज्या के बारे में आपसे पूछा है कि त्रिज्या का मान क्या होगा, आर का। आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/3। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। 1/3 का मान रख दिए, आपको पता है कितना है, आयतन कितना है, तो 1232 तो 1232 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, तो 1232 का मान रखिए, 1232। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 होगा। आर का मान पता नहीं है तो आर स्क्वायर रहने देते हैं। एल का मान पता है हमको कितना, 24, एल का मान कितना है 24, तो 8 3 की 24 हो जाएगा। इसको काटने पर दोस्तों, काटने पर आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर आपको आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपको 49। तो आपको पता है कि 7 का वर्गमूल कितना होता है, 49 होता है। आर वर्ग कितना हो जाएगा, √49, वर्ग हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो आर वर्ग कुल मिला कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी कि इसका त्रिज्या जो है दोस्तों कितना है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, 34 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, यदि 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं, मान के चलिए तो 18 लड़कों का औसत 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। नए लड़के का आयु क्या, एक नया लड़का है, एक गैंग है दोस्तों, कितना लड़का गैंग है, तो 18 लड़कों का गैंग है। कितना लड़कों का, 18 लड़कों का, ठीक है। उस गैंग में क्या हुआ, एक 12 वर्ष का लड़का आया, 12 वर्ष का लड़का को क्या किया, निकाल दिया, और नया लड़का को हम उसमें ज्वाइन करवाए, ठीक है। तो इसका जो औसत है 1.5 वर्ष बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया, 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष है, सो वो 18 पर बढ़ेगा। कितना पर बढ़ेगा, 18 पर बढ़ेगा। या तो इसको निकालने का एक और फॉर्मूला है कि इसको पहले वर्ष में जितना इसका आयु का योग होगा उसके बारे में देखेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही नया वाला आया तो 18 लड़कों का आयु को बढ़ा दिया, कितना, 1.5, तो 18 गुने 1.5, ये तो इसको बढ़ा दिया। अब लेके कितना आया होगा, तो 12 वर्ष को लेफ्ट किया तो 12 वर्ष तो जरूर आया होगा, वो 12 वर्ष तो जरूर आया होगा, यानी कि 12 वर्ष। तो इसको जैसे ही योग करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 18 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। कितना, 27 प्लस 12, यानी कि 39 वर्ष उसका क्या रहेगा, आयु रहेगा। तब क्या करेगा वो, 1.5 वर्ष बढ़ा भी सकता है, 1.5 वर्ष बढ़ा देगा। 18 लड़कों का आयु में क्या करेगा, 1.5 वर्ष वो बढ़ा देगा। इसका आयु कितना होना चाहिए, 39। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 4 सही है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहा है दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्या है दोस्तों, 8 संख्या, उसका औसत कितना है, 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। 44 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो y का मान क्या है, y का मान क्या है, 8 संख्या है, 8 संख्या, उसमें क्या किए कि 8 में हम y जोड़े, 8 में हम y जोड़े, तो औसत में भी कितना जोड़ेगा, औसत में भी y ही जुटेगा। औसत में क्या जुटेगा, y जुटेगा। तो औसत कितना हो गया, 44 से 47 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया। औसत में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो कोल में भी, टोटल में भी कितना बढ़ रहा होगा, 3 ही बढ़ रहा होगा। तो यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 1 सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, 1 वाला ऑप्शन सही है, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है, थोड़ा सा
कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, एक कमरा है दोस्तों, कमरा कहने का मतलब आपको पता होगा, कमरा कहने का मतलब क्या होता है, कमरा कहने का मतलब घनाभ होता है, क्या होता है, घनाभ, घन भी हो सकता है लेकिन घनाभ ज्यादा मानेंगे, कमरा कहने का मतलब घनाभ। अब उसमें क्या कहता है आपको, उसमें कह देगा कि इसमें रखे गए एक कमरा में रखे जाने वाली छड़ की लंबाई सबसे ज्यादा कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है रूट अंडर आपको दे रखा है, कमरा की लंबाई दे रखा है, एल कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है आपको, बी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, ये ऊंचाई भी दे रखा है, एच दे रखा है 15 मीटर, ठीक है, एल भी एच दे रखा है। तो सबसे लंबा छड़ रखने के लिए इसका क्या होना चाहिए फॉर्मूला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना है, 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपको रूट अंडर 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर का सबसे लंबा छड़ रखा जा सकता है इसमें। कितने सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 सही है। देखिए ये क्या है कि आपके पास घनाभ है, क्या है आपके पास घनाभ है, ठीक, घनाभ जैसा क्या है, एक रूम है। अब इस रूम में छड़ कहाँ रहेगा, एक सिरा यहाँ रहेगा, एक सिरा यहाँ रहेगा, सबसे लंबा यही होगा, सबसे ज्यादा लंबा यही कवर करेगा, एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ, इसका क्या होगा, विकर्ण हो जाएगी, यही जो होगा इसका क्या होगा दोस्तों, इसका सबसे लंबाई वाला छड़ यहीं पे रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यदि एक कार, कोई एक कार है, वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है, कितने घंटा का स्पीड चल रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करता है। पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 14 घंटा में दूरी को तय कर लेता है, ठीक है, फिर 84 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, तो कह रहा है कि हम 14 घंटा में दूरी को तय कर लिए, फिर कह रहा है कि हम 84 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे, कितने घंटा से, 84 किलोमीटर प्रति आवर से चलेंगे, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। पहले हम इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले इसका हम दूरी निकाल लेंगे, दूरी निकल जाएगा, इसमें चाल भी दिया है, समय भी दिया है, दूरी निकालने में क्या है, दूरी निकालेंगे, पहले वाला से क्या निकालेंगे, दूरी निकाल, दूरी कितना हो जाएगा 48 गुने 14, 48 गुने 14, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 48 गुने 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी निकल जाए। अब फिर क्या रहा है 48 गुने 14 क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480 प्लस कुल मिलाकर के, फिर जब दूरी हो जाएगा दोस्तों, ये जब दूरी निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, नया वाला चाल से हम भाग दे देंगे, 84 से भाग देंगे, 84 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 घंटा जो है, 8 आवर क्या लगेगा, स्पीड दूरी टाइम लगेगा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा क्या स्पीड से चलेगा तब, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका एक सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है रमेश 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदता है। रमेश क्या करता है कि कहीं पे जाता है और 75 वस्तु खरीदता है, कितना वस्तु खरीदता है, 75 वस्तु खरीदता है, 75 वस्तु खरीदता है रमेश जाकर के, कितना रुपया में, 75 वस्तु खरीदता है 10,800 में, 10,800 में 75 वस्तु खरीदता है, तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है, यानी कि 5 वस्तु के विक्रय मूल्य जो है उसके बराबर हानि पर बेच देता है, यानी कि 5 वस्तु कम बेचता है। फिर कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों 75 वस्तु तो खरीद लिया ही, कितना में, 10,800 में, लेकिन ये 80 वस्तु बेच दिया कितना में, 10,800 में, 80 वस्तु बेच दिया, 5 वस्तु क्या किया, हानि किया, तो 5 वस्तु ज्यादा बेच दिया होगा उतना ही पैसा में, यानी कि 80 वस्तु बेच दिया कितना, 10,800 में, तो एक वस्तु के लिए तो 10,800 एक वस्तु के लिए क्या होगा, एक वस्तु के लिए भाग दे देंगे 10,800 बटा 80, 10 से 10, इसको काटने पर कितना आ जाएगा, इसको काटने पर आ जाएगा आपके पास, इसको काटने पर आ जाएगा आपके पास कितना, इसको ऑप्शन 2 से 135 आ जाएगा, कितना 135 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या रहा है, एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है तो कितना मूल्य, कितना जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया होगा। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हम 25% छूट देने के पश्चात वह 40% लाभ कमाता है, कितना कमाता है, 25% छूट दे दिया,
फिर भी वह 40% कमा रहा है, तो कितना प्रतिशत जो है वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक अधिक अंकित किया होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे थे, तो आप इसको सोल्व करके आंसर जरूर भेजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है समान हिंदी, 10 गो हिंदी है। पहले कहा दिया, पहला हिंदी है, दिए गए वाक्यांश में से उचित शब्द का चयन कीजिए। उचित शब्द कहने का मतलब आलोचना करने वाला, जो आलोचना करता है उसको क्या बोलते हैं? जो किसी वस्तु का या किसी आदमी का आलोचना करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आलोचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको आलोचक बोलते हैं आपको, ठीक है। जो ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। चलिए आगे इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 42, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो मिश्र वाक्य कहते किसको है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए कि मिश्र वाक्य कहते किसको है। तो मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक वाक्य प्रधान तथा उपवाक्य तथा शेष मिश्रित आश्रित जो दूसरे पर आश्रित वाक्य हो उसको क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो ऑप्शन 2 सही है, जो उसके पास था वह सब खो, जो उसके पास था वह सब खो गया। तो यानी कि ये क्या है? एक प्रधान है, उसके पास था, वह सब क्या क्या खो गया, यानी कि पहले वाला पर क्या है? आश्रित है। तो ऑप्शन 2 सही है, यह क्या है? मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी यानी कि शुद्ध बोला गया है, तो कौन सा शब्द जो है शुद्ध बोला गया है? वो है आगम्य। आगम्य शब्द जो है शुद्ध है इस ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रकार के दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कौन सा मुहावरा है? आग लगाकर पानी को लेकर दौड़ना। किसी क्या है मुहावरा का? आग लगाकर पानी को दौड़ना। देखिए कौन सा अर्थ सटीक बैठता है इसमें? पहले झगड़ा करवाना, फिर शांति का प्रयास करना, ये जो है इसके लिए सटीक बैठता है, यानी कि ऑप्शन इसका 1 सही है। पहले क्या करना? झगड़ा करवाना, उसके बाद क्या करना? शांति के लिए दौड़ना, यानी कि इसका ऑप्शन यही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45, कह रहा है दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। घर के अंदर लड़की बैठी है, इसमें कौन सा अव्यय होगा? दिए गए वाक्य में क्या अव्यय के बारे में पूछ रहा है कि अव्यय कौन सा होगा? तो अव्यय शब्द इसका ऑप्शन जो है दोस्तों बी सही है, संबोधक। क्या है? संबोधक अव्यय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का क्या मतलब है? जो अर्थ क्या है विराम चिन्ह का? तो विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहराव। क्या है? ठहराव जो है विराम चिन्ह का अर्थ है। देखिए इसमें कहां पे है? इसमें है यहाँ पे ऑप्शन 2 में, रुकना या ठहराव। फिर कह रहा है दिए गए युग्म का सही शब्द युग्म चुनिए। देखिए कोष क्रोध से संबंधित है। कोष क्या है? क्रोध क्या है? तो खजाना शब्दों का संग्रह है। खजाना क्या है? इसका ऑप्शन जो है दोस्तों इसका आंसर जो है 3 वाला सही है। खजाना जो है शब्दों का संग्रह। कोष क्या? कोष और खजाना क्या? शब्दों का संग्रह, इससे संबंधित है। देखिए एक दिया गधांश दिया है, गधांश को पढ़ना है। इसी पर आधारित क्या है आपके पास? इसी पर आधारित आपके पास 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसी पर आधारित क्या होगा? आपके पास 3 प्रश्न होंगे, तो गधांश आप पढ़िए आराम से, उसके बाद आप आंसर दीजिए। चलिए इसका हम आंसर इसका जो है ऑप्शन से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? इनका हुआ था 7 मई 1861 को, यानी कौन सा सही है? 7 मई 1861, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। फिर कह रहा है इस गधांश के अनुसार दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फिर कह रविंद्रनाथ टैगोर एक महान क्या थे? व्यक्ति थे, कवि थे, गायक थे, उपन्यासक थे, लेखक थे। क्या थे? तो वो क्या थे? कवि थे, इस गधांश के अनुसार। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना में दिया गया? किसकी रचना में नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर पे? इनकी जो रचना थी वो क्या थी? वन प्राणी। क्या था? वन प्राणी की रचना के, सॉरी वन प्राणी नहीं, इनका गीतांजलि की रचना के कारण दिया गया। क्या? गीतांजलि। इसका ऑप्शन ए सही होगा, गीतांजलि के रचना के कारण। किसके रचना के कारण? गीतांजलि के रचना के कारण, ऑप्शन ए सही है। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अब आता है रीजनिंग के बारे आता है। ये भी क्या है? एक कुल मिलाकर के 20 प्रश्न है। रीजनिंग भी क्या है? 20 प्रश्न है। कह रहा है उस विकल्प को चयन कीजिए जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे, श्रृंखला को पूरा करे। देखिए इसमें थोड़ा सा जितना भी अल्फाबेटिक है तो उसमें अल्फाबेट में क्या करना है? पहले हम लोग करने की कोशिश करना है, उसका नंबरिंग लिखने की कोशिश करना है। तो एम का नंबर कितना है? 13। एच का कितना है? 8। ठीक है। यहाँ पे देखिए के का कितना है? 11। के का कितना है? 11। जे का कितना है? 10। आई का कितना है? आई का 9। एल का कितना है? एल का है 12। एस का कितना है? 19।
19, जी का कितना है 7, एन का कितना है 14, क्यू का कितना है 17। तो ऐसे नंबरिंग लिखेंगे। देखिए 13 के बाद क्या हुआ 11 हो गया यानी कि -2 हो रहा है। 11 के बाद क्या होगा 9 हो गया यानी कि -2 हो रहा है। 9 के बाद क्या हो गया 7 हो गया यानी कि -2 हो रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 7 के बाद -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 कहने का मतलब ई, तो जो ई से स्टार्ट होगा उसमें तो किसमें इसमें एफ है यानी कि ये कैंसिल कर दिया। फिर कह रहा है ये वाला 8, 8 के बाद कितना हुआ 10 हुआ, इसमें क्या हुआ 8 के बाद 10 यानी कि 2 प्लस हुआ। फिर 10 के बाद 12 यानी कि फिर +2 हुआ। फिर क्या हुआ 12 के बाद 14 फिर +2 हुआ। तो फिर यहाँ 16 कीजिए, 16 16 तो कितना होगा यहाँ पे 16 करने के बाद 16 क्या है 16 है ओ, क्या है 16 ओ यानी कि ई ओ, ई 16 क्या है 16 पी है, 16 क्या है पी यानी कि ई पी। ई पी किस में आ रहा है तो दो ऑप्शन मिल गया ई और पी के। अब देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर देखिए यू कितना है यू 17, 17 के बाद इसे -2 कीजिए तो कितना हो जाएगा 17 के बाद। इसका ऑप्शन एक सही है। कौन सा ऑप्शन एक सही है। पहले अल्फाबेटिक में हम लोग नंबर लिखते हैं, नंबर लिखने के बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। देखिए रेखा चित्र दिया है, पहला ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और देश। ऑस्ट्रिया और डेनमार्क क्या है एक देश है। ऑस्ट्रिया और डेनमार्क क्या है एक देश ही है, देश ही है। तो ऑस्ट्रिया डेनमार्क यानी कि ऐसा सर्कल बनेगा इसका वेन डायग्राम, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। ये क्या है देश का है और ये दोनों क्या है ऑस्ट्रिया और डेनमार्क है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए। तो देखिए एक में है मगरमच्छ, 2 में शेर, 3 में बाघ और 4 में लोमड़ी। ये तीनों क्या है जंगली जीव है, ये क्या है जलीय जीव है मगरमच्छ, एक इसलिए क्या है ये असंगत है यानी कि ऑप्शन इसका एक सही है। फिर आप देखिए इसमें आ गया दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है कह रहा है कि 8 दोस्त, कितने दोस्त हैं कुल मिलाकर के 8 दोस्त है ABCDEFG H। ये क्या कर रहे हैं गोल मेज पर बैठ रहे हैं। जी दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज पर चारों चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है पहले हम गोल मेज के बारे में, गोल मेज देखते हैं, गोल मेज बनाते हैं। पहले क्या करेंगे गोल मेज बनाएंगे, गोल मेज एक मेज बनाया गोल, ठीक है उसमें 8 पॉइंट लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का मुंह किस तरफ रहना चाहिए सेंटर की तरफ रहना चाहिए, एक दूसरे की तरफ रहना चाहिए सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ करने का मतलब दोस्तों कि ये क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे इसलिए सेंटर की तरफ करने से यही समझना है। अगर सेंटर से बाहर रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, इसका राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि एक गोल मेज रहा है उसमें कह रहा है कि ए एफ के सामने बैठा हुआ है, ए जो है वो एफ के सामने बैठा हुआ है। ए यहाँ पे बैठाएंगे तो एफ को यहाँ पे बैठाएंगे, ए को यहाँ बैठाएंगे तो एफ को यहाँ बैठाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ए जो है एफ के सामने बैठा, ठीक है बैठा दी एफ के सामने। फिर कह रहा है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए क्या है बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बी के दाएं देखिए यहाँ इधर बैठाएंगे तो इससे बाएं बैठेगा, इधर बैठाएंगे तो दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर। तो बी को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठ गया, ठीक है बैठ गया। उसके बाद आते हैं क्या रहा है जी एफ और डी के बीच में बैठा है, एफ यहाँ पर है तो डी यहाँ पे जी करेंगे, उसके बीच में क्या बैठेंगे डी को बैठाएंगे। तो क्या कर रहा है जी जो है जी एफ और डी के बीच में बैठा है। अब कह रहा है एच डी के बाएं ओर बैठा है, एच जो है एच डी के बाएं, एच जो है डी के बाएं ओर है। एच जो है दोस्तों एच क्या है एच कहाँ है डी के बाएं ओर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, जी एफ और डी के बीच में है, जी जो है से एफ और डी के बीच में है, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे क्या होगा जी होगा और यहाँ पे डी होगा। जी जो है से एफ और डी के बीच में है। अब कह रहा है कि एच जो है से डी के बाएं है, इसका बाएं कहाँ होगा यहाँ पे होगा एच डी के बाएं। फिर कह रहा है ई सी और ए के बीच में, सी कहाँ पर है सी यहाँ पर रखेंगे और ई क्या है सी और ए के बीच में हो गया। चलिए सारे बैठ गए। अब इससे जो क्वेश्चन है उससे बनाएंगे। तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर, इधर क्या होगा
इधर होगा दाएं, इधर क्या होगा, इधर होगा बायां, इधर होगा दायां, इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट। अब कह रहा है कि बाएं बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो 1 और 2 एफ बैठा है इसके बाएं दूसरे स्थान पर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 3 नंबर सही है। कौन सही है, 3 नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोल्डिंग से है कि एक पैटर्न के साथ वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया। पारदर्शी कागज पर पत्रक पर बिंदु बिंदु अंकित रेखा मोड़े जाने पर पैटर्न कौन सा दिखाई देगा। देखिए इसको जैसे ही फोल्ड करेंगे दोस्तों, जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये जो है ये ऐसे हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो कौन सा इसका अंक बनेगा, तो ऑप्शन 4 वाला सही है। ये जो फोल्ड करने पर ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। चलिए फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। अब देखिए पहले इसको समझिए कि 15 से 270 कैसे ला सकते हैं, 15 से 270 कैसे ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, 15 से 270। उसी प्रकार से 13 से हमको इसका संख्या लाना है, तो 15 से 270 क्या किया दोस्तों, 15 के स्क्वायर किया और प्लस में 3 किया, 15 के स्क्वायर किया, 15 के स्क्वायर किया और प्लस में 3 किया, तो क्या आ गया 270। 15 क्या किया, 15 को 15 प्लस 3 से क्या क्या मल्टीप्लाई किया, यानी कि 15 गुने 18, 15 गुने 18 किया, क्या आया 270। इसको करेगा 13 गुने 13 में भी 13 में 3 प्लस जोड़ कर देगा, तो यानी कि 13 गुने 16, 13 गुने 16 कितना 208। इसका आंसर 208 आएगा। ये थोड़ा सा घटा बढ़ा करके देखना भी पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। मेमना, मेमना क्या है, उछलता है, तो चूहा क्या है, दौड़ता है, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। क्या है, 7 से 8 है, यानी कि 1 का बढ़ोतरी हुआ, फिर 8 से 16 हो गया, यानी कि 8 का बढ़ोतरी हो गया, 16 से क्या हो गया 43 हो गया, यानी कि 16 से 43 हो गया दोस्तों। कहने का मतलब कितना बढ़ गया, 16 से 43 हो गया, तो कहने का मतलब 27 बढ़ गया, यानी कि 1 बढ़ा 8 बढ़ा 27 बढ़ा। कहने का मतलब 1 का क्यूब बढ़ा, 2 का क्यूब बढ़ा, 3 का क्यूब बढ़ा। अब यहाँ पे आ गया तो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 होता है, 64 ऐड कीजिए तो 4 3 7, 4 3 7 हो गया 10 हो गया, यानी कि 107 होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 1 सही है। देखिए फिर कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में को सही करने के लिए विकल्प में दिए गए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना जाना चाहिए, यानी कौन सा 2 चिन्ह को बदलेंगे तो ये सही हो जाएगा। देखिए इस ऑप्शन से बनता है कि गुना के जगह पर प्लस दे दीजिए तब आता है कि नहीं, माइनस दे दीजिए आता है कि नहीं, फिर माइनस की जगह पर गुना कीजिए, प्लस की जगह पर माइनस कीजिए। उसके बाद इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन आंसर बता देते हैं, इसका आंसर 2 वाला सही है, यानी कि प्लस की जगह पर माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो 4 नंबर है गणित, इसको आप पढ़ करके आराम से सोल्व कीजिएगा। फिर देखिए कह रहा है कथन कथन निष्कर्ष पर संबंधित है, स्टेटमेंट पर कह रहा है कि सभी तितलियां सरीसृप है, सभी तितलियां जो है वो क्या है सरीसृप, सभी तितलियां क्या है, सभी तितलियां सरीसृप है, सरीसृप। फिर कह रहा है कि सभी सरीसृप जो है, सभी सरीसृप जो है स्तनपायी है, सभी सरीसृप क्या है स्तनपायी है, स्तनपायी है। फिर से देखिए इसका निष्कर्ष कह रहा है स्तनपायी, इसका निष्कर्ष कह रहा है कि सभी स्तनपायी तितलियां हैं। सभी स्तनपायी तितलियां तो नहीं है, लेकिन सभी तितलियां स्तनपायी में जा सकता है, सही तितलियां स्तनपायी में जा सकता है, ये जो कथन जो है ये गलत है। फिर कह रहा है सभी तितलियां स्तनपायी है, सभी तितलियां स्तनपायी है, हाँ सही है। ये जो ऑप्शन कथन 2 है वो सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका आंसर जो है दोस्तों कथन कथन केवल निष्कर्ष कथन 2 कर सकता है, कि इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही है 4 वाला, यानी कि ऑप्शन 4 सही है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 कि एक निश्चित कूट भाषा में
टच को 68 के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार से ईरर को कैसे लिखा जाएगा, टच को 68 लिखते हैं तो इसी प्रकार से ईरर को कैसे लिखेंगे। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको उल्टा करता है, इसको उल्टा करता है, उसके बाद इसको ऐड करता है, इसको ऐड करता है। तो टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। ओ का विपरीत क्या होता है, ओ का विपरीत एल होता है। यू का विपरीत क्या होता है, यू का विपरीत एफ होता है। सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। और एच का विपरीत क्या हो जाता है, एस होता है। अब देखिए जी का कौन सा स्थान है, 7 स्थान है, एल का 12, ई का 6 और एक्स का 24 और एस का 19, एस का 19, इशारे के जोड़ने पर आ जाता है आपको 68। तो इसी प्रकार से ईरर को चेंज करके आप जोड़ करके देखिएगा कितना आता है आंसर। इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर जो है 61 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन 63 का रहा है, निम्न अक्षर समूहों में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है। देखिए कौन सा एक इस समूह का, सारे में जो है दोस्तों, सारे में वोवेल है, सारे में वोवेल है, एक में वोवेल नहीं है। देखिए आई क्या है, वोवेल है, ई क्या है, वोवेल का है, ए क्या है, वोवेल है, लेकिन एफ एंड एच में कोई वोवेल नहीं है, यानी कि ये जो है अलग है, क्या है, अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64, रिक्त स्थान को पूरा करें, रिक्त स्थान को पूरा करें, आगे बढ़ाए। 3 से 18 हो गया, 3 से 18 यानी कि 15 का बढ़ोतरी हुआ। 8 से 48 हुआ यानी कि 30 का बढ़ोतरी हुआ। 48 से क्या होगा, 93 हो गया यानी कि आपको 45 का बढ़ोतरी हुआ, यानी कि 15, 30, 45, अभी क्या हो जाएगा, 60 बढ़ेगा। 60 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन इसका 2 सही है। देखिए कुछ कुछ में शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा भी अपने से भी ध्यान दीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 जो है दोस्तों वो कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में एजूम को, एजूम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एम यू एस एस के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो नीडल को कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपको दोस्तों क्या कह रहा है कि ए एस एस यू एम ई को कैसे लिख सकते हैं, ई एम यू यू ए डबल एस लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले इसका स्थान का नाम दीजिए, इसको स्थान का नाम दीजिए। एक देखिए सेम अगर जो रहे अल्फाबेट या सेम रहे तो उसको क्या करेंगे, इसमें स्थान देंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, ई 6 है, 5 है, 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 1 2 3 लिखा हुआ है, आपको पता चल गया। फिर इस जो नीडल है दोस्तों, नीडल एन डबल ई डी एल ई, इसको नाम दीजिए। 1 2 3 4 5 6, इसको भी कैसे लेंगे, 5 6 5 4 लिखेंगे पहले, तो ई एल डी लिख दिए। फिर लिखेंगे 1 2 3, तो एन डबल ई लिखेंगे, एन डबल ई। कौन सा में सही मिल रहा है, कौन सा में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है 3 नंबर, कौन सा 3 नंबर में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। फिर कह रहा है ईरान, रियाल और इराक। देखिए ईरान क्या है, ईरान जो है दोस्तों, ईरान की मुद्रा कौन सा है, रियाल है। तो इराक का मुद्रा कौन सा है, इराक का मुद्रा दिनार है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। इराक का मुद्रा कौन सा है, दिनार है। देखिए कह रहा है कि 7 दोस्त हैं, कौन, ओ पी क्यू आर एस टी यू, एक पंक्ति में बैठा है, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तो एस एक छोर पर बैठा है, एस जो है से एक छोर पर बैठा है। एस जो है दोस्तों, एक लाइन खींचिए, इस पंक्ति में बैठा है 7 को दोस्त। कह रहा है कि एस एक छोर पर बैठा है, चाहे इस छोर पर बैठा दीजिए या इस छोर पर बैठा दीजिए। तो एस एक छोर पर बैठ गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्यू एस के दाएं, यानी कि बायां तो इधर हो जाएगा, इधर का मुंह करके बैठेगा तो दायां कहाँ, क्यू एस के दाएं, क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। 1 2, क्यू क्या है, 1 2, कहाँ पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, बैठा दी। फिर कह रहा है कि पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, जो पी है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। अगर जो पी को यहाँ बैठाएंगे तो एस और क्यू के बीच में बैठ जाएगा। तो पी जो है सो ओ और क्यू के बीच में बैठा है, यानी कि ओ जब वही होगा तो यहाँ होगा और पी जब ही होगा तो यहाँ होगा, ठीक है। फिर कह रहा है यू भी है, जो यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। यू यानी कि कहने का मतलब यू जो है यहाँ पर नहीं बैठेगा, और एक छोर तो एस बुक ही कर लिया है, तो यू के पहले छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है कि आर टी के बाएं ओर बैठा है। आर जो है, आर कितने को बैठा दिए, 1 2 3 4 5 को बैठा दिए।
आर जो है से टी के आर जो है से आर आर टी के बाएं बैठा हुआ है, आर जो है टी के बाएं बैठा हुआ है, टी को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाएं कौन बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा। अब यू जो है यू कह रहा है कि नहीं बैठा है कहीं पे, तो यहाँ पे यू बैठ जाएगा। क्या कौन सा कह रहा है कि छोर पे बैठे, यू किसी छोर पर नहीं बैठा है, यू किसी छोर पर नहीं बैठा है, यू किसी छोर पर नहीं बैठा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कह रहा है कि आर टी के बाएं ओर बैठा है, आर जो है टी के बाएं बैठा है, ठीक है। अब कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सातों बैठ गया है, सातों क्या हुआ, बैठ गया, सातों क्या होगा, बैठ गया। अब एक खाली बचा है तो ये यू का स्थान हो गया। अब देखिए, अब पूछ रहा है बिल्कुल बाएं ओर, बिल्कुल बाएं ओर कौन बैठा है, अगर जो ऐसे का ऊपर का मुंह रहेगा तो बिल्कुल बाएं ओर एस बैठा है, कौन बैठेगा, बिल्कुल बाएं ओर कौन बैठा है, बिल्कुल बाएं ओर, बिल्कुल बाएं ओर कौन बैठा है, बिल्कुल बाएं बाएं ओर, अगर जो इधर का मुंह रहेगा दोस्तों, इधर का मुंह रहेगा तो कौन बैठा है, बाएं ओर, बाएं ओर टी बैठा है, बाएं ओर टी बैठा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 3 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित, यानी कि पहला पद दूसरा पद से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा पद किससे संबंधित है। देखिए पहले तो हम इसका स्थान पहले देखेंगे, सी जी के किससे संबंधित होना चाहिए, एक्स टी पी से। देखिए आपको पता होगा सी का उल्टा होता है एक्स, जी का उल्टा होता है टी, सी का मान कितना है 3, तो एक्स का है 24, ठीक है। के का उल्टा होता है पी, के का उल्टा होता है पी। अब इसी प्रकार से जी का उल्टा कर देंगे, आई का उल्टा कर देंगे, एम का उल्टा कर देंगे। तो जी का उल्टा कौन होगा, जी का उल्टा होगा टी होता है, जी का उल्टा टी होता है। आई का उल्टा आई 9 है तो इसका उल्टा कौन होगा, आर होगा। तो एम का उल्टा कौन होगा, एम का उल्टा एन होगा, एम का उल्टा एन होता है। तो टी आर एन कौन सा में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो टी आर एन यानी कि ऑप्शन 3 दिया हुआ है, ऑप्शन 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्प में से असंगत संख्या को चुने जो संख्या क्या है, असंगत, जो संख्या क्या है, असंगत हो, जो मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। देखिए 91, 78, 24 और 65, देखिए ये सारे जो है 91 भी किससे 13 से डिवाइडेड है, 78 भी 13 से डिवाइडेड है, 65 भी 13 से डिवाइडेड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 24 जो है 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या है, 24 क्या है, एक असंगत है। चलिए फिर कहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चयन करें, उस आकृति को चयन करें जो दी गई श्रृंखला में पहले स्थान पर आएगी, श्रृंखला में क्या आएगी, पहले स्थान पर आएगी, वो आकृति कौन सा होगा। ये आकृति जो है दोस्तों 1 नंबर वाला होगा, ये क्या है, पहले स्थान पर आएगी, ठीक है, ये वाली आकृति है। यह आकृति कौन सी आ गई, 1 नंबर पर आएगी। चलिए अगले स्थान पर आएगी, कैसे आएगी, देखिए पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से रोटेट हो रहा है इधर की ओर, इधर से इधर, फिर इसके बाद इधर, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 सही। चलिए ये जो ऐसे रीजनिंग का समाप्त हुआ। अब इंग्लिश का है दोस्तों, इंग्लिश का है तो इंग्लिश आप बना लीजिएगा देख देख के, वीडियो को पॉज करके, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर का आ जाता है, कंप्यूटर में थोड़ा सा हम शॉर्ट में अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है दोस्तों, दिए गए फोल्डर में अप्रेषित मेल को फोल्डर में स्टोर किया जाता है, फोल्डर में स्टोर किया जाता है, कहाँ फोल्डर में स्टोर किया जाता है, तो किया जाता है ड्राफ्ट में, कहाँ किया जाता है, ड्राफ्ट में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग प्रयोग क्रोम ब्राउजर में करंट टैब के करंट करंट टैब से बाईं ओर एक ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट की है दोस्तों अल्ट प्लस पेज डाउन, क्या है, अल्ट प्लस, सॉरी शॉर्टकट की कौन सा है, वो है कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या होता है, एक नई वेब ब्राउजर उत्पन्न हो जाता है, इससे कंट्रोल प्लस पेज अप से, कंट्रोल प्लस पेज अप से। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83,
कह रहा है सफारी एक वेब सफारी सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। सफारी क्या है? एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। कौन? सफारी। ठीक है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? सफारी जो है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सफारी जो है दोस्तों एप्पल के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है एमएस एक्सेल 2010 की इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। उपयुक्त विकल्प चुनें। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है 10 अंकीय मान वाले से एक एल्बोस्यूट एड्रेस यानी कि एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है? एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है? इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन इसका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कह रहा है एमएस एक्सेल 2010 एमएस एक्सेल में विशिष्ट मापदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या गणना करने का प्रयोग किया जाता है कि जो योग के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो योग के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, जो योग के लिए जोड़ के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन 4 सही है। काउंट क्या है? काउंटिव। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कह रहा है एमएस एक्सेल 2010 में का प्रयोग सीट के भीतर टेक्स्ट के प्रति स्थापित करने के लिए किया जाता है। सीट के भीतर टेक्स्ट के प्रति स्थापित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको किया जाता है Ctrl+H। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए एमएस एक्सेल 2010 ज्यादा क्वेश्चन जो है दोस्तों एमएस वर्ड और एक्सेल से ही रहता है। एमएस वर्ड से रहता है, एमएस ऑफिस से रहता है। तो कह रहा है फंक्शन के की को प्रयोग करने के लिए संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों 2 सही है, F2। फिर आया एमएस एक्सेल 2010 में एमएस एक्सेल 2010 के टेबल फीचर माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों को फिल्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फिल्टर? तो वो कर सकते हैं फिल्टर द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत कितनी हो सकती है? कितना हम उसको जूम कर सकते हैं? तो 400% जो है इसका आंसर है 400% हम जूम कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 400%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है एक मौजूद एमएस एक्सेल 2010 में वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंटर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किया है? नई वर्कशीट इंटर करेंगे। कैसे करेंगे नई वर्कशीट इंटर? वो करेंगे हम लोग शिफ्ट कंट्रोल F11 से। क्या करेंगे? शिफ्ट कंट्रोल F11 से नई वर्कशीट इंटर करेंगे। शिफ्ट कंट्रोल से क्या करेंगे? शिफ्ट कंट्रोल F11 से नई वर्कशीट का इंटर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से इसका शिफ्ट कंट्रोल नहीं दोस्तों, इसका शिफ्ट और F11 से नया वर्कशीट का यूज करते हैं, इंटर करते हैं। कौन सा? शिफ्ट और 11 से। इसका ऑप्शन 1 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड फाइंड और रिप्लेस डायलिंग बॉक्स खोलता है? एमएस वर्ड फाइंड रिप्लेस डायलिंग बॉक्स खोलता है तो Ctrl+H। इसका ऑप्शन सही है, Ctrl+H जो है से खोलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए कह रहा है इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में FTP, तो FTP का पूर्ण रूप है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कह रहा है निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र परिणाम क्या होता है? एमएस एक्सेल सूत्र परिणाम क्या होगा? एमएस एक्सेल में लिखेंगे सम 8/4/2, फिर लिखेंगे 1 - 2 इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम हो जाएगा दोस्तों 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 94 कह रहा है एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? चयनित सेल की सामग्री क्या करता है? प्रदर्शित करता है। वो है फॉर्मूला बार। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी के लिए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? कट या कॉपी के लिए टेक्स्ट को क्या करता है? संग्रहित करता है। कौन करता है? वो करता है क्लिपबोर्ड। कौन करता है? क्लिपबोर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए जब आप एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर का कुंजिया दबाते हैं तो क्या होगा? शिफ्ट प्लस इंटर कुंजिया अगर दबाएंगे दोस्तों तो क्या होगा? शिफ्ट प्लस
इंटर कुंजिया दबाएंगे तो क्या होगा, कर्सर ऊपरी सेल में क्या होगा, चला जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही है, एक सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम होते हैं। एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम होते हैं। एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम होते हैं, तो वो होते हैं, वो कितने होते हैं, एक होते हैं। कितने होते हैं, एक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है सभी एक्शन फंक्शन फॉर्मूले टैब के तहत संग्रहित किए जाते हैं। किसके तहत संग्रहित किए जाते हैं, वो संग्रहित किए जाते हैं फंक्शन लाइब्रेरी के तहत, यानी कि ऑप्शन इसका दो सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 99, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। कौन करता है, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, वो करता है ब्रॉडबैंड। कौन करता है, ब्रॉडबैंड करता है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कथन असत्य है तीसरा कथन असत्य, यानी कि केवल 2 एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं होता है। ये जो है कथन क्या है, कथन असत्य है। फिर कह रहा है एमएस वर्ड में टेबल में एक सेल भी हो सकता है, सही बात है जी। कुल मिला के दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन किए। वो क्या है, बी एस पी एच सी एल का सेट था, बी एस पी एच सी एल का सेट था। इसी प्रकार से लगातार हम लोग 20 सेट का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे, चैप्टर वाइज। तो इसी चैनल पर दोस्तों रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम होता है उसका और जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है उसको हम लोग सोल्व कर चुके हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी का भी लगभग 90% सोल्व कर चुके हैं। तो अब इस चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप जरूर देखें। और आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप शिक्षा दर्शन का एक टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए रहने देते हैं यहीं तक।